हम एक बार फिर दोबारा से उपस्थित हैं विधायक बादली नरेश शर्मा। आपके पार्टी के सुप्रीमो आला कमान बाहर आ चुके हैं। 85 साल का कोई भी बुजुर्ग किसी भी भारत की जेल में या प्रदेश की जेल में नहीं है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, लो पुरुष के साथ एक षड्यंत्र के तहत फिर उसको 87 साल की उम्र में जेल में डालने का काम किया था। पूरे फिर समूचे हरियाणा प्रदेश का दौरा करेंगे और पूरे प्रदेश में तो खुशी की लहर है और कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। दावे के साथ बताना चाहता हूं कि आज उनको नींद नहीं आएगी, कई गोली खा लेंगे नींद की फिर भी नहीं आएगी और बैठकर रात उकड़ू बैठकर रात काटनी पड़ेगी। अजय चौटाला भी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं अपने मुख से, दुष्यंत चौटाला भी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं आपके मुख से, बड़े बड़े स्टेजों के माध्यम से। आपके झज्जर में बड़ी सभा थी, वहाँ भी अच्छी तारीफ करके गए हैं आपकी। अपने फायदे के लिए आपने रिजाइन दे दिया और आपने खुद ने चुनाव लड़ लिया। अगर त्याग तो उस समय मानते हैं हम, अगर अभय सिंह चौटाला सिरसा एलनाबाद जहाँ से चुनाव हुए थे अभी, वहाँ किसी और कैंडिडेट को या किसी किसान को जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे उनको अगर वोट देके टिकट देके चुनाव लड़ाते तो हम त्याग मानते हैं। त्याग किस चीज़ का? आप अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। और पार्टियों के नेता बिल में घुस गए और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और दमगज्जे मारते हैं। हम भी किसानों के साथ हैं। त्याग और बलिदान का परिचय वे भी तो देकर अपने वोटों को बढ़ा सकते थे। उनको किसने रोक रखा था? उनको जरूरत क्या थी? उनका तो वोट बैंक पहले, शर्मा जी पहले ही उनका वोट बैंक बना हुआ है। क्यों? अरे साहब, सिरसा एलनाबाद से चुनाव लड़े कट्टर विरोधी गोपाल कांडा ब्रोदर्स, जो चुनावी सभा में माइक पे क्या क्या बोल रहा था, भरी सभा में अभय चौटाला को रगड़ देंगे, अभय चौटाला हमारे सामने कुछ नहीं है। और वो बलराज कुंडू अभय चौटाला एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं। सब ये समझ में नहीं आया। शर्मा जी आप बता दीजिए थोड़ा सा। मैं बताऊंगा। यानी कि सब गोलमाल है, सब दाल काली, ये जनता को बेवकूफ बनाने का। तो कांग्रेस वाले तो मोदी से भी मिल लेते हैं, सेटिंग भी करते हैं, मिली भगत भी करते हैं और अच्छी रामों की। और कांग्रेस पार्टी के उन लोगों की वोट कैसे डालेंगे जो अपनी खुद नहीं डालते, जो अपनी ही वोट नहीं डालते, पूर्ण बहुमत होते हुए और अपनी पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं और बड़े मोटे लेन देन करते हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक बिक जाते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जो अपनी वोट कैंसिल कर रहे हैं मिली भगत करके बीजेपी के दबाव में, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, उनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। उनको राहत लेनी थी। चुनाव आयोग ने बीबी बत्रा की और किरण की वोट दोनों वैलिड की है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुलाबी गैंग के या तो स्वयं उन्होंने वोट कैंसिल की हुड्डा साहब ने, या उसके किसी गुर्गे की वोट कैंसिल हुई है। और मैं काली जीव का ब्राह्मणूर पूरा हरियाणा जानता है। 95% बात जो मैं कहता हूं वो सच होती है। जिनके खुद के मुंह काले होते हैं वो आईना पर कालस फेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके खुद के शीशे के मकान है वो दूसरे के महलों पर पत्थर फेंकने के प्रयास कर रहे हैं। आपका हुड्डा और दीपेंद्र आपके एक थाली में आप भोजन करते थे, एक थाली में खाते थे। उनके बगैर आप सोते नहीं थे, उनके बगैर आप जागते नहीं थे। हमेशा उनका नाम लेते थे, अगल बगल ऊपर नीचे सुबह शाम दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। ये नजदीकियां इतनी दूरियां कैसे हो गई शर्मा जी? मैंने इंडिपेंडेंट जीत कर भी उन्हीं का साथ दिया और फिर जीत कर भी उन्हीं का साथ दिया और साथ तो बहुत सारे एमएलए ने दिया, त्याग और बलिदान किया। और जिस तरह वो आज मैं बता रहा था, जिनके खुद के शीशे के महल हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जिन एमएलए ने त्याग बलिदान हर कुर्बानी दी, हुड्डा का बुरे टाइम में साथ दिया, हुड्डा के साथ पद यात्राएं की, उनके पैरों में छाले होते थे, फूटते थे, रास्ते में बीमार हो जाते थे, डॉक्टरों का भी प्रबंध नहीं था, भूखे प्यासे सर्दी गर्मी सब सहन की हुड्डा के साथ। जब इसकी 40 सीट आई एमएलए बने तो कौन सी सरकार थी? खट्टर वाली सरकार थी। खट्टर ने तो समर्थन लिया है, इसने तो खरीद फरोख्त की थी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाएगा और फिर जिस दिन बात बिगड़, हरियाणा प्रदेश की जनता नकार चुकी है और ये अपने बेटे को बीजेपी में मंत्री बनवा देगा। आपके तो गवर्नर बनना जाए इल्लेपो ये आंडेंगे जो ये गए नहीं। और इनेलो पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी?
बेड़ा गर्क हो गया। झज्जर में 7,000 से आती है, बहादुरगढ़ में तीसरा नंबर आती है। जो गढ़ बताते थे वो ही डह गया कि कांग्रेस नाम का जंतु 2024 में नहीं मिलेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर। और इसके अंदर एक ऐसा जंतु हैवी है जो अपनी ही प्रजाति के जंतुओं को खा जाता है, वो सटक जाएगा कांग्रेस को। आप चिंता मत करो, ये तय है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप। कितनी कांग्रेस है हरियाणा प्रदेश में। रणदीप कांग्रेस, किरण कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, एक कैप्टन का न्यारा धड़ा था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम एक बार फिर दोबारा से उपस्थित हैं। विधायक बादली नरेश शर्मा अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। आज कई तीखी बातचीत होगी, कई विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे हम नरेश शर्मा जी से, क्योंकि ये विधायक रह चुके हैं बादली से और कई नेता इन्होंने बनाए हैं, कई नेताओं के साथ रहे हैं। तो आज की हालात पे भी बातचीत होगी और साथ साथ ये बहुत ही अजीज बड़े दोस्त रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खासम खास राइट और लेफ्ट हैंड रहे हैं। आज ये चौटाला ओम प्रकाश चौटाला इनेलो पार्टी के साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। नरेश शर्मा वो शख्स हैं, जब सदन में बोलते थे तो बेबाक तरीके से बोलते थे, बड़े बड़े नेता चुप्पी साध लेते थे इनके सामने। आज बातचीत करेंगे कई विषयों पे, कई मुद्दों पे, और कुछ बातचीत होगी आदमपुर विधानसभा चुनाव को लेके और चौटाला पार्टी को लेके बातचीत करेंगे। सबसे पहले जी नरेश शर्मा जी, आपका स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपको बधाई है, चौटाला साहब आपके पार्टी के सुप्रीमो आला कमान बाहर आ चुके हैं जमानत पे। नहीं, पूरी पार्टी और हरियाणा के जन जन को है और पूरे देश और प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही थी कि 82 साल से 85 साल का कोई भी बुजुर्ग किसी भी भारत की जेल में या प्रदेश की जेल में नहीं है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, लोह पुरुष के साथ एक षड्यंत्र के तहत फिर उसको 87 साल की उम्र में जेल में डालने का काम किया था। और हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं कि उन्होंने न्यायोचित एक फैसला लिया है और चौटाला साहब को बेल दी है और जल्द से जल्द वो जनता के बीच में होंगे और पूरे फिर समूचे हरियाणा प्रदेश का दौरा करेंगे। और पूरे प्रदेश में तो खुशी की लहर है और कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। ये कई नेताओं का मतलब, कई नेताओं का क्या? कई पार्टियों के नेता थे कि हम ही हीरो है और ओम प्रकाश चौटाला को फिर जेल में डलवा दिया। उन्हीं के षड्यंत्र के तहत कार्रवाई चली आ रही थी। और आज मैं ये दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि आज उनको नींद नहीं आएगी। कई गोली खा लेंगे नींद की, फिर भी नहीं आएगी और बैठ कर रात उकड़ू बैठ कर रात काटनी पड़ेगी। उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। नरेश शर्मा जी, आते हैं मुद्दे पे जी। चौटाला पार्टी और जेजेपी पार्टी अलग अलग है और आपकी तो जेजेपी पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला भी काफ़ी तारीफ़ कर चुके हैं अपने मुख से, दुष्यंत चौटाला भी काफ़ी तारीफ़ कर चुके हैं आपके मुख से। बड़े बड़े स्टेजों के माध्यम से आपके झज्जर में बड़ी सभा थी, वहाँ भी अच्छी तारीफ़ करके गए हैं आपकी वो। और भी कई जगह में, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में अजय चौटाला ने वहाँ रखी थी, वहाँ भी अच्छी खासी तारीफ़ की थी आपके मुख से उन्होंने। वो तो सब आपको पता ही है। अब इस दौर में आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी है हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं सक्रिय है दोबारा सत्ता पाने के चक्कर में, बीजेपी पार्टी भी कहीं न कहीं सही ग्रोथ कर रही है और हरियाणा में पकड़ बनाए हुई है आम जन के अंदर भी। इस स्थिति में आप अपनी पार्टी को कहाँ खड़े पाते हैं? देखिए, मनसा नहीं है मेरी अपनी पार्टी की तारीफ करना, लेकिन मैं हकीकत से मेरे प्रदेश की जनता को और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है प्रजातंत्र में जनता का, और वो सब जानते हैं। आज जो छोटी सरकार के नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर मत प्रतिशत सबसे नीचे था ग्राफ, 2.5% पे हम चले गए थे। और 2.5% अगर 1/50 पॉइंट और अगर कम हो जाता तो हमारी तो पार्टी का ही सिंबल जमा हो जाता। लेकिन जो अब इन्हें त्याग और बलिदान का परिचय दिया, किसानों की एक आवाज़ पर
कुर्सी को ठोकर मारकर एक साधारण किसान की तरह किसानों के बीच में जाके किसान पुत्र और चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलने का, उनके संस्कारी पोता होने का जो परिचय दिया, और लोगों को ये एहसास हो गया कि ये एक हैसियत है, ये एक व्यक्तित्व है, ये एक लीडर है जो हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा कर सकता है और जनता के आह्वान पर कोई भी त्याग और बलिदान और कुर्सी को ठोकर मारने के लिए ये चौधरी देवीलाल की तरह तैयार रहता है। पूरी नहीं हुई मेरी बात, एक मिनट, मैं एक मिनट बीच में रोकता हूँ थोड़ा सा। ठीक। आपने कहा त्याग चौधरी देवीलाल की तरह, सब देवीलाल की तरह त्याग? देवीलाल ने तो अपनी कुर्सी अपनी सीट किसी को दे दी थी। आपने चुनाव लड़ा, आपने रिजाइन दिया आपके वोट बैंक के लिए। भाई जनता किसानों के साथ नहीं जाएंगे, आपको पता था आपका वोट बैंक खिसक चुका है। चौटाला पार्टी का 2-2.5% तो आप खुद अपने मुँह से बता रहे हैं। तो आपको पता था कि रिजाइन नहीं देंगे, किसानों के बीच में नहीं जाएंगे, तो वोट बैंक कहाँ से बढ़ेगा? तो आप अपने फायदे के लिए आपने रिजाइन दे दिया और आपने खुद ने चुनाव लड़ लिया। अगर त्याग तो उस समय मानते हैं हम, अगर अभय सिंह चौटाला सिरसा एलनाबाद जहाँ से चुनाव हुए थे अभी, वहाँ किसी और कैंडिडेट को या किसी किसान को जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे उनको अगर वोट देके टिकट देके चुनाव लड़ाते तो हम त्याग मानते हैं। त्याग किस चीज़ का? आप अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए हमने रिजाइन कर दिया, अपने खुद ने चुनाव लड़ लिया साहब। अब हमेशा किसान कहते हैं सारे नेता, किसान तो गरीब होते जा रहे हैं, आम आदमी गरीब होता जा रहा है और सारे नेता अमीर होते जा रहे हैं। सारे बैंक भरे पड़े हैं, कहीं कोई बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं, कहीं इनके चाचा भतीजा बुआ भाई सब अरबपति हो गए और ये कहते हैं स्टेज के ऊपर हम किसान हैं। ये कुछ डबल थोड़ी समझ में नहीं आई। देखिए, चौटाला परिवार खानदानी रईस है, ये सरकी बंद कद्दे भी ना थे। और जो कारोबार है, जब देश ने तरक्की करी है तो हर नागरिक ने भी तरक्की करी है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि और भी तो पार्टियों के नेता थे पूरे भारत, समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर, और पार्टियों के नेता बिल में घुस गए और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और दमगज्जे मारते हैं। हम भी किसानों के साथ हैं। त्याग और बलिदान का परिचय वे भी तो देकर अपने वोटों को बढ़ा सकते थे। उनको किसने रोक रखा था? उनको जरूरत क्या थी? उनका तो वोट बैंक पहले, शर्मा जी पहले ही उनका वोट बैंक बना हुआ है। क्यों? पत्रकार महोदय, किसानों ने बार बार आह्वान किया है कि वो इस मंच को साझा करेगा, वो इस मंच पर आएगा जो त्याग करके अपनी पार्टी को छोड़ के और किसान पुत्र का रोल अदा करेगा, किसान पुत्र के रूप में ही आएगा और किसानों का सच्चा हितैषी वो होगा जो त्याग पत्र देकर यहाँ आएगा। और लोग ढुलमुल नीति अपनाते रहे। और ये नहीं है कि सिर्फ त्याग पत्र दिया अभय सिंह चौटाला ने, पूरी की पूरी अपनी सैलरी, पूरी की पूरी अपनी फसल बांटने का किसान भाइयों में काम किया। 2-2 हॉस्पिटल खोलने का, बॉर्डरों पर किसान भाइयों को बीमारी से पीड़ित हो जाते थे, वहाँ को दवा देने वाला नहीं था, 2-2 हॉस्पिटल खोले हैं। और हमारा जो प्रधान है अभय सिंह राठी, उसने हजारों सिलेंडर किसान भाइयों को कि ये सोच भोजन बना के खा लेंगे बांटे भी है, और वो खत्म हो गए तो फ्री में भरे हैं। और मेरे भी 2-3 किराएदार हॉस्पिटल वाले, IQ वाला और ऑस्कर वाला, मेरी स्वयं ड्यूटी लगी है भाई साहब, कहीं गए हुए थे कि वहाँ किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की मेडिसिन की जरूरत पड़े तो डॉक्टरों से पूछकर लिस्ट बना के वहाँ दवाई पहुँचाने का काम किया है। तो हमारी पार्टी का भाई अभय सिंह ने आदेश दिए, एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से किसानों की सेवा करो, किसानों के पैर दबाओ, किसानों को दवाइयों का प्रबंध करो, किसानों को अच्छे भोजन का प्रबंध करो, जुट जाओ, गांव में जाओ, किसानों से संपर्क साधो, किसान भाइयों के पास बॉर्डर पर जाओ। और भी पार्टियां थी राजनीतिक रोटियां सेकती रही, किसान हितैषी होने का दम भरती रही, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए, उनका कोई रोल दिखाई नहीं दिया। मानता हूँ आपका तो वोट बैंक खिसक चुका था और पार्टी ऑलरेडी एक सत्ता में है, एक का वोट बैंक ऑलरेडी है ही कांग्रेस का। आपस की फूट के कारण कांग्रेस डाउन जा रही है, नहीं तो वोट बैंक कांग्रेस का आज भी वो है। वो किस लिए किसानों के पक्ष में इतना वो करेंगे? आपकी पार्टी खत्म होने के कागार पर थी, आपने इतना तो त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग जब मानते जब आप किसी किसान को वहाँ से टिकट देके चुनाव लड़वाते, ये कोई त्याग नहीं, ये अपना अपना त्याग होता है। आप इस पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, आप मैन वक्ता हैं पार्टी के, तो आप तो गुणगान करेंगे शर्मा जी। चलो इस बात को मैं छोड़ता हूँ, आपको सच से परिचित करूंगा। नहीं, मैं स्वयं चौटाला साहब के साथ गया हूँ और चौटाला साहब ने चोपटा था, वो मंडी थी, और चोपटा पर मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर मीटिंग बुलाई है पूरे जिला सिरसे की और एलनाबाद की,
और मैं उसका साक्षी हूँ, दीन और ईमान से बता रहा हूँ। और चौटाला साहब ने कहा कि मैं आबे को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता, किसी भी किसान का बेटा जो चुनाव लड़ना चाहता हो वो पार्टी का उम्मीदवार बनो, और मैं आज टिकट देने के लिए आया हूँ, यही टिकट डिक्लेयर करके जाऊंगा। और पूरी जनता ने ये आह्वान किया कि नहीं, सच्चा सेवक और बोल्ड एमएलए हरियाणा प्रदेश का, जो बेलगाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकहितों की अनदेखी कर रही है और लोकहितों को रोंद रही है, आए दिन काले कानून थोप रही है, अगर उसके नाक में नकेल डालने का काम करता है तो मात्र अकेला अभय सिंह चौटाला वो लीडर है जो भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों पर कुठारघात करता है। और पूरी जनता ने हाथ उठाकर खड़े होकर एक ही सुर में ये कहा कि हम अगला उम्मीदवार और अगला एमएलए अपने भाई अभय सिंह चौटाला को देखना चाहते हैं। और जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ा गया, किसानों के आह्वान पर चुनाव लड़ा गया। वहां ज्यादातर धरती पुत्र, किसान पुत्र जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी मीटिंग बुलाई थी चौटाला साहब ने। आपने कहा कि अभय सिंह चौटाला के ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं, आवाज़ उठाते हैं। सब अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, आपको पता हो? हानि संकोच जो तो उसमें जो कट्टर विरोधी, अरे साहब सिरसा एलनाबाद से चुनाव लड़े, कट्टर विरोधी गोपाल कांडा ब्रदर्स, जो चुनावी सभा में माइक पे क्या क्या बोल रहा था, भरी सभा में अभय चौटाला को रगड़ देंगे, अभय चौटाला हमारे सामने कुछ नहीं है। और वो बलराज कुंडू, अभय चौटाला एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं। सब ये समझ में नहीं आया। शर्मा जी आप बता दीजिए थोड़ा सा। मैं बताऊंगा, यानी कि सब गोलमाल है, सब दाल काली, अब जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया आपके पास। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि उनकी कोई गोलियां नहीं चल रही। और चुनाव तो जो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, आया राम गया राम, कांग्रेस पार्टी के सब ये बड़ा था साहब, चुनाव हारते हारते बच्चे मूल मतदान नहीं, हम 9,000 वोट ज्यादा ले रहे हैं और बहुत काफी मार्जिन से जीते, हमको 1,000-2,000 से थोड़ी जीत रहे तो हैं। भला हो राकेश टिकैत का आखिरी रैली कर चुके वो तो चोपटा में। अरे वो तो कोई किसी के लिए काम करेगा, त्याग और बलिदान करेगा तो क्यों नहीं उसके लिए जाएंगे, वो जाना चाहिए था, उनका धर्म बनता था कि एक ही प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर नेता ऐसा था जिसने अपनी कुर्सी को ठोकर मारी और किसान भाइयों का साथ दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांडा तो था इनका चेला कभी से, और वो एक ही जिले के हैं, और वो उन्होंने मिल गए और राम रमी होगी, कोई दुश्मनी थोड़ी है, राम रमी तो होती है, सामाजिक शिष्टाचार का तो निर्वाह होता है। ये तो कांग्रेस वाले तो मोदी से भी मिल लेते हैं, सेटिंग भी कराते हैं, मिली भगत भी करते हैं, और अच्छी लोगों की। और कांग्रेस पार्टी के उन लोगों की वोट कैसे डालेंगे जो अपनी खुद नहीं डालते, जो अपनी ही वोट नहीं डालते, पूर्ण बहुमत होते हुए और अपनी पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं और बड़े मोटे लेन देन करते हैं, और कांग्रेस पार्टी के विधायक बिक जाते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो वोट कैंसिल कर रहे हैं। एक एमएलए जो छत्तीसगढ़ इनका कैंप लग रहा था, और छत्तीसगढ़ का ये जो एक गांव था, मैंने नोट कराया था, रायगढ़ में, रायगढ़ जो भी था, इनका कैंप लगा हुआ था, जो कांग्रेस के एमएलए को छुपोते फिर रहे थे। वो एक षड्यंत्र था, एक चाल थी, वो एक दिखावा था। जिस दिन राज्यसभा का विनोद शर्मा जी के लड़के कार्तिकेय शर्मा ने फार्म भरा था, उस दिन कांग्रेस को अजय माकन को हराने की परिपाटी कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी से मिली भगत करके लिख दी गई थी। और एक एमएलए जब ये वहां से आ गए छत्तीसगढ़ से, तो हरियाणा भवन में या जहां भी इन्होंने कैंप लगाया था, जिस भी ये दड़बे में रुक रहे थे, तो एक एमएलए रात को गायब हो गया। और उसकी फिल्म भी आ रही है विधानसभा में, उसके दरवाजे पर जो उतर कर गए हैं। तो एक एमएलए रात को जो गायब हो गया, उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो 10 दिन तक तो कैंप में पड़ा रहा, हल्के से लुक गया, छुप गया, या कह रहे थे गुमशुदा की तलाश, और एमएलए छुपते फिर रहे थे। और वो एक एमएलए कांग्रेस पार्टी का रात को गायब हो गया, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब हमारे को तो कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन
जो प्रजातंत्र में भगवान का रूप रखती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जो अपनी वोट कैंसिल कर रहे हैं मिली भगत करके बीजेपी के दबाव में, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, उनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। उनको राहत लेनी थी। किरण की और बीबी बत्रा की वोट पर प्रोटेस्ट हुआ था दिग्विजय का, उसने कहा ये दोनों वोट कैंसिल की जाए, इन्होंने मेरे को वोट दिखाया है। अब कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट हुआ और वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग में केस चला गया और उन्होंने कही कि जो पोलिंग स्टेशन की जो बूथ की वीडियो है वो मेरे को दिखाई जाए तब मैं डिसीजन लूंगा। इन्होंने वोट दिखाई है तो वोट कैंसिल होंगी और अगर नहीं दिखाई है तो वोट वैलिड होंगी। तो वो वीडियो वहां गई है और चुनाव आयोग ने बीबी बत्रा की और किरण की वोट दोनों वैलिड की है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुलाबी गैंग के या तो स्वयं उन्होंने वोट कैंसिल की हुड्डा साहब ने या उसके किसी गुर्गे की वोट कैंसिल हुई है। और मैं काली जीभ का ब्राह्मणूर पूरा हरियाणा जानता है 95% बात जो मैं कहता हूं वो सच होती है। अगर ये बात वोट नंबर है और ये ठंडे बस्ते में डालते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों पर कालस पोतते हैं, जिनके खुद के मुंह काले होते हैं वो आईना पर कालस फेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खुद के शीशे के मकान है वो दूसरे के महलों पर पत्थर फेंकने के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एक ब्राह्मण के कुल में पैदा हूं, ब्राह्मण का बेटा हूं। अगर हुड्डा के आदमी की वोट कैंसिल नहीं पाई या स्वयं की उसकी नहीं पाई तो जहां वो कहेंगे वहां आत्मदाह कर लूंगा, ये दावे के साथ कहता हूं मैं। तो ये बात तो किरण चौधरी पे भी ये लागू होती है। अरे अजय माकन ने भी उनके खिलाफ बयान दिया है, कई विधायकों ने। अजय माकन तो मामूर्ख है, इन्होंने बहका रखा उसको, तो उसको क्या पता वो कोई एजेंट थोड़ी था। एजेंट को इन्होंने बुलाया नहीं, एजेंट जो था इन्होंने वह घपड़ चौथ कर दी होगी। मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ हूं ना, मैं तो एजेंट भी रहा हूं, मैं तो वोट गिरवा के भी आ रहा हूं कांग्रेस वाले की हाथ पकड़ पकड़ के। निर्दलीय था जब भी, कांग्रेस का था जब भी, मेरे को भी तो अनेकों बार अवसर मिल रहा है राष्ट्रपति की और राज्यसभा की वोट डालने का। मैं पूरी जो प्री पार्टी है उससे परिचित हूं भली बाती, और मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं कांग्रेस वालों की से। मैं को नया आदमी नहीं हूं, मैं रूट लेवल पर आया हूं। उनके मैं रहमो करम पर राजनीति नहीं की। मैंने निर्दलीय एमएलए मेरी 36 बिरादरी बादली विधानसभा के भाइयों ने बनाया, सरपंच बनाया, जिला पार्षद बनाया, हर पद पर जब भी मेरे को मान सम्मान, और मैं उठा नहीं। मेरे भाइयों ने मेरे को आशीर्वाद दे के कहा तू चुनाव लड़, हम तेरे साथ हैं। लोग तो आज पता ना क्या क्या नौटंकी करते हैं, झूठ बोलते फिरते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे विधायक हैं जो समाज के नेता बनने की कोशिश करते हैं और कई बार उसको पीट कर खदेड़ना पड़ता है, भगाना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। पर बेशर्माई की हया पार कर रहे हैं, बेशर्माई की आधे पार कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये नरेश शर्मा बादली से विधायक हैं पूर्व, मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। ये कुछ और बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि अगर बातचीत चली है तो दूर तक जाएगी और बात आती है तो कहीं ना कहीं पूछने का फ़र्ज बनता है। और नेता जनप्रतिनिधि होता है, और जनप्रतिनिधि होता है चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, उसको सुनना पड़ेगा। हक है, राइट है, उसको हर बात सुननी पड़ेगी, उसका जवाब देने का उनका हक है। शर्मा जी, चलो मान लेते हैं आपकी सारी बात सही है। आपका हुड्डा और दीपेंद्र आपके एक थाली में आप भोजन करते थे, एक थाली में खाते थे, उनके बगैर आप सोते नहीं थे, उनके बगैर आप जागते नहीं थे, हमेशा उनका नाम लेते थे, अगल बगल ऊपर नीचे सुबह शाम दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। ये नज़दीकियाँ इतनी दूरियाँ कैसे हो गई शर्मा जी? क्या बात है, टिकट नहीं दी इस वजह से आप भी कहीं ना कहीं बगावत पे उतर आए, या फिर आपको कहीं ना कहीं बड़ा झटका मार दिया? पत्रकार महोदय, आप हमारे भाई हैं पर बादली हल्के की हिस्ट्री से परिचित नहीं है। टिकट नहीं दी जब मेरे भाइयों ने इंडिपेंडेंट जिता दिया था, लेकिन बार बार इंडिपेंडेंट जिताना या जीतना संभव नहीं होता। और जब उन्होंने टिकट दी तो मेरे को मना कर दिया था, टिकट उन्होंने दी नहीं। और मैं ऊपर मेरी 5-7 आका थे और सीनियर लीडर थे, उनसे रामरमी थी,
कुछ भी हालात हुए, मैं टिकट लेने में फिर कामयाब हो गया। उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मेरे 36 बिरादरी के भाई, जिनका मैं 7 जन्म आभारी, बारंबार आभारी, उन्होंने मेरे को फिर विधायक बना दिया। मैंने इंडिपेंडेंट जीत कर भी उन्हीं का साथ दिया और फिर जीत कर भी उन्हीं का साथ दिया। और साथ तो बहुत सारे एमएलए ने दिया, त्याग और बलिदान किया। और जिस तरह वो आज मैं बता रहा था, जिनके खुद के शीशे के महल हो, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा। ये बात सही है कि खट्टर साहब ने कुणबा जोड़ा है, और ये नापाक इरादे हैं जेजेपी के, जो ये कहती थी कि बीजेपी को हम जमुना पार घाल देंगे, यानी कि हरियाणा प्रदेश से बीजेपी से मुक्ति दिला देंगे और नई सरकार का गठन होगा। पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस सरकार में हाजिर था, जिन एमएलए ने त्याग बलिदान हर कुर्बानी दी, हुड्डा का बुरे टाइम में साथ दिया, हुड्डा के साथ पद यात्राएं की, उनके पैरों में छाले होते थे, फूटते थे, रास्ते में बीमार हो जाते थे, डॉक्टरों का भी प्रबंध नहीं था, भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी सब सहन की हुड्डा के साथ। जब इसकी 40 सीट आई एमएलए बने, तो कौन सी सरकार थी? खट्टर वाली सरकार थी। खट्टर ने तो समर्थन लिया है, इसने तो खरीद फरोख्त की थी, भाग भाग कर एमएलए आए थे। और भजनलाल की जो पार्टी थी, हरियाणा विकास के नाम था उसका, उसके 5 एमएलए खरीदे थे, आके नहीं खरीदे थे? वो मंत्री बने थे कि नहीं बने थे? कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, सीनियर नेता थे, जिन्होंने त्याग और बलिदान किया था, वो बैठकर तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए थे या नहीं हो गए थे? उनका क्या कसूर था? और इसकी जो असल ताकत है ना, थोड़ा थोड़ा माल, 1-2 बहुत बड़े ऊंचे कद के नेता इसके पास बचे हुए, ये तो समझ रहे हैं कि मेरी ताकत है जो एमएलए बन रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 4-5 बड़े कद के नेता इसके साथ हैं, वो इसके स्तंभ हैं, वो इसके पिलर हैं, वो असल ताकत है। लेकिन अंदर से बेचारे वो भी अपने आप को ठगे हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी हो जाता है। और मैं अपनी बात बताऊंगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और मैं करता था तो सदन में अपनी पार्टी के नेता की करता था, और मैंने उसका हर मोड़ पर साथ दिया। लेकिन ऊंची दुकान फीका पकवान, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर कुछ सबसे बड़ा धोखेबाज, मैं अकेला नहीं हूं, उसका शिकार अनेकों नेता हैं, सैकड़ों नेता हैं, जो उसने आज बारी कुलदीप बिश्नोई की है, कल बारी कामयाब कितना होगा, फेल होगा या पास होगा, अब नंबर किरण का है। आप देख लेना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाएगा। और फिर जिस दिन बात बिगड़, हरियाणा प्रदेश की जनता नकार चुकी है, और ये अपने बेटे को बीजेपी में मंत्री बनवा देगा, और आपके तो गवर्नर बन जाए, इल्ले पो ये आंडेंगे जो ये गैल है। ये बड़ी दूर की घोड़ी सोची है आपने। तो हमारे साथ नरेश शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं, काली जीव के, कहते हैं कि मैं काली जीव का ब्राह्मण हूँ, विधायक रह चुके हैं, बेबाक बोलते हैं, डंके की चोट पे बातचीत करते हैं इनके, और हमें बड़ा अच्छा लगता है इनसे बातचीत करने का। शर्मा जी, बड़ी अच्छी बात है, अब सही बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो बात रखते हैं डंके की चोट पर रखते हो। एक छोटी सी बात मैं और क्लियर करता हूँ आपके पार्टी के लिए। आपने कहा हमारी पार्टी का 17% वोट बैंक हो गया है, निसंकोच हो तो सामने है आपके। सब ये आपकी पार्टी का नहीं हुआ, ये जेजेपी पार्टी का वोट बैंक इधर आने लगा। जो दुष्यंत चौटाला से नाराज है, वो आपकी पार्टी में आ गया वो वोट बैंक। आपका नया वोट बैंक कहाँ से आया? आप एक बात बताओ, उसका आया या इसका आया? मैं 1000 कांग्रेस के कार्यकर्ता, 1000 जो मेरे साथ रहते थे, वो जेजेपी से आए हैं। 1000 के करीब मैं ज्वाइन करा चुका इनेलो में, और भी कई नेता, एक्स MP, एक्स MLA हमारे संपर्क में है। वो ये चाह रहे हैं कि हम जहाँ पड़े हैं, उसके 2-2.5 साल की सरकार है, मैं सच्चाई बताऊंगा जो कुछ कहूँगा भाई, उसके कोई काम लिखट जाए हमारा। अब नेता मौका परस्त ले रहे हैं, मौका परस्त चांस नहीं लेते, मौका परस्त। राजनीति में सब जायज है शर्मा जी, राजनीति में सब जायज है। वो मौका परस्त, मौका देखेंगे क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, जिधर अगर हवा दिखेगी वो उधर ही चले जाएंगे। आज जो भी जहाँ से आ रहा है, जेजेपी से भी आ रहे हैं, ये नहीं है कांग्रेस से भी आ रहे हैं, और कुछ बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं कम मात्रा में, क्योंकि अभी सत्ता में है ना, वो भी आ रहे हैं। हर वर्ग का आदमी आ रहा है, और इनेलो पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी,
बेड़ा गर्क हो गया। झज्जर में 7,000 से आती है, बहादुरगढ़ में तीसरा नंबर आती है। जो गढ़ बताते थे वो ही ढह गया। तो कांग्रेस पार्टी हारती है। आपने कैसे समीकरण निकाल लिया? अरे झज्जर रोहतक तो गढ़ है, दीपेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साहब, इसके दम पे तो ये 10-15 सीटों पे तो 10-15 तो अब भी नहीं है, 10 तो अब भी नहीं है, 4 तो अब भी आ रहे हैं। कौशली आ रहे हैं, राई आ रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी आ रहे हैं, मैम आ रहे हैं। आप कहाँ खड़े हो? बेड़ा गर्क हो रहा है। आइब के ने जितनी है उस तो हाथ दिलो, नामो निशान मिट जाएगा। मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस नाम का जंतु 2024 में नहीं मिलेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर। और इसके अंदर एक ऐसा जंतु हैवी है जो अपनी ही प्रजाति के जंतुओं को खा जाता है, वो सटक जाएगा कांग्रेस को। आप चिंता मत करो, ये तय है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप। कितनी कांग्रेस है हरियाणा प्रदेश में। रणदीप कांग्रेस, किरण कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, एक कैप्टन का न्यारा धड़ा था, अब वो थोड़ा नरम रुख अपना रहा है, लेकिन पता ना कद बिगड़ के खड़ा हो जाएगा, ये नहीं पता। वो अब सेल्फ डिपेंड लीडर है, वो अपने अपने दम का लीडर है कैप्टन अजय यादव। तो मैं ये बता रहा हूँ अब वो थोड़ा कोऑपरेट कर रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भावनात्मक कांग्रेस पार्टी है उस आदमी के अंदर। तो कांग्रेस तो वो कांग्रेस है कि पीछे भी राज्यसभा में 31 वोट के अंदर अजय माकन हार जाता है और एमपी दीपेंद्र साहब 31 वोट के अंदर जीत जाते हैं, क्योंकि बीजेपी से सेटिंग थी जब उसने उम्मीदवार ही नहीं उतारा। और जब सुभाष चंद्र जी आते हैं तो 26 वोट पर फार्म भरता है और बहुत बड़ा डिफरेंस था 10 वोटों का। 36 वोट, 21 वोट का समर्थन आईएनएलडी पार्टी का चौटाला साहब ने सोनिया से बात करी, और 15 वोट कांग्रेस पार्टी के पास थी। 21 और 15 36 और उसके पास 26। और इन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का कांग्रेस पार्टी के नेता ने काम किया। और जो इसके, मैं तो नेता नहीं, जो इसके अर्दलीय के रूप में काम कर रहे हैं एमएलए, उनको इसने कहा और शाही प्रकरण हुआ। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की साख गिरी, बदनामी हुई, छवि गिरी। और 26 वोट वाला जीतकर राज्यसभा में गया और 36 वोट वाला हार के अपने घर गया। शर्मा जी, कुलदीप बिश्नोई के रिजाइन दे, उसके बाद चुनाव होगा तो आप भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ पे। चौटाला साहब बाहर आ चुके हैं, तो आप अपना क्या रुख देखते हो? नहीं, देखिए आप, गेम चेंजर हम है वहाँ, ये तय है, ये आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं। जी मानते हैं गेम चेंजर, गेम चेंजर हाँ आपकी पार्टी तय करेगी। हाँ, माननीय जीतेगा कौन सा, हारेगा वो चौटाला पार्टी से होकर इनेलो पार्टी से होकर। लो पुरुष ओम प्रकाश चौटाला भी आज उनको बेल मिल गई है परमपिता परमात्मा की, और माननीय उच्च न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न्यायोचित कार्रवाई की है और चौटाला साहब को बेल दी है। और अब चौटाला साहब बाहर रहेंगे और गेम चेंजर हम होंगे। और देखना आप, इनेलो पार्टी फिर एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर इस चुनाव में आएगी और देखने के लिए नज़ारे मिलेंगे। आज चुनाव की ना डेट है ना कोई उम्मीदवार है। जब चुनाव आएगा तो आप भी वहीं होंगे और मैं तो होऊंगा ही वहाँ। 1 महीना रहता हूँ मैं जहाँ चुनाव होता है, 1 महीना पहले चले जाता हूँ। तो दोनों भाई ताज़ा हालात पर बातचीत करेंगे और जो मैं बताऊंगा वो नहीं होगा तो गुनाहगार। चलो चलते चलते हम एक बातचीत और सी कर लेते हैं। बात ब्राह्मणों की, आप भी ब्राह्मण कास्ट से हैं, जाति से हैं, जाति खर नेता मानते तो नहीं है, नहीं होनी भी, क्योंकि वोट बैंक के सब छत्तीस बिरादरी। लेकिन लेकिन छोटी सी बातचीत कर ले, प्रावर की ज़मीन थी आपकी, थी 16 एकड़ जैसे, और काफ़ी साल उससे वो दबती रही है। अब उस पर बड़ा कॉलेज, बड़ा एक स्कूल, और 36 बिरादरी के वहाँ बच्चे पढ़ेंगे कॉलेज में, वहाँ एक बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल बनने जा रहा है वहाँ पे। तो क्या नज़रिया है, क्या सरकार ने इतने साल पहले, पिछली सरकार नई सरकार ने, तो इस समय नवीन जयहिंद उन्होंने एक कदम उठाया है, तो आपके नज़रिए से क्या अब ये सही वाजिब है जो इस मौके पे सही समय पे नवीन जयहिंद ने जो ये काम किया है? नहीं, मैं तो उसको बधाई दूंगा कि हर समाज को जागृत होना चाहिए और जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए।
उसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ने चाहिए और वो तो उसमें सभी में पढ़ेंगे। एडमिशन मिलना चाहिए और 36 बिरादरी का ही वहाँ स्कूल बनना चाहिए। और नवीन जय हिंद को मैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत सारे गए, हमारे जैसे लोग बुलाए तो हम भी गए थे, लेकिन हमने कोई वहाँ राजनीतिक बात एक शब्द भी नहीं की, ना अपनी पार्टी की ना किसी अन्य को कोसने का काम किया। नवीन जय हिंद को बधाई दी, मंच पर सबको सलाम किया और हाथ जोड़कर, और भाई हमारी जो भी ड्यूटी समाज लगाएगा हम तैयार पाएंगे, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। 36 बिरादरी से ही राजनीति चलती है, 36 बिरादरी के भाइयों का मान सम्मान होना चाहिए। यहाँ 36 बिरादरी उपस्थित है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसी नेता को ना बल्कि नवीन जय हिंद ने ये जो बेड़ा उठाया, ये जो कार्य किया, ये जो उसने संघर्ष किया, नवीन जय हिंद को मैं कहता हूँ। बहुत सारे नेता टकटकी लगाए बैठे थे कि हम इसमें श्रेय लेंगे, उसमें ओढ़ लगी थी, लेकिन नवीन जय हिंद की जो कार्यशैली थी वो उसको श्रेय मिला और उसको मिलना भी चाहिए था। चलते चलते एक बात कर लेते हैं, जो नेता होते हैं ज़मीन चाहे वो किसी कास्ट के, मैं ये नहीं कहता, उसमें सरकार का, पूर्व की सरकार, फिलहाल की सरकार, उनका फर्ज नहीं बनता था। किस पर्पज़ के लिए ज़मीन दी थी वो चीज़ बनी, उस पर कब्जा करके और बैठ जाते हैं। और बनना तो दूर रहा, अगर ज़मीन के बदले 8 करोड़ रुपए 16 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं, तो ये क्या है? अब आप खुद अपना लेवल पे ही उस पर जो कुछ बनेगा सब जनता जनार्दन करेगी उस पर। तो ये नेता बनने के बाद उसमें आप भी हैं नेता, आपके और भी बहुत नेता हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया क्यों नहीं? वजह क्या रही? कहाँ ये पीछे चलेगा मामला? जब आंदोलन हो जाता है ना, और जो कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तब देखो लाओ लश्कर चला जाता है, प्रशासन चला जाता है, उससे पहले नहीं जागते। जब ये नवीन जय हिंद ने प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर दिया और समाज इकट्ठा हो गया, तो कुंभकर्ण की नींद से सरकार जागी है, जिसको जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ नवीन जय हिंद ने किया है। और मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा कि आपने ये ज़मीन दे दी, और देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाए तो वो खोया नहीं कहलाता। जी। तो चलते चलते जनता जनार्दन कुछ और कहेंगे? चुनाव आने हैं, वहाँ तो मिलेंगे आदमपुर में, वहाँ है जी। तो इससे पहले कुछ ऐसा लग रहा है कि कई बार बातें भी सुनने को मिल रही हैं, कई बार छोटी मोटी टिप्पणी भी हो जाती है कि आप जेजेपी इन लोग पार्टी आपस में मर्ज हो जाएगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जो डिप्टी सीएम बने हैं दुष्यंत जी, अब ऐसे इनका राज 2014 में निसंदेह प्रचंड बहुमत से इनेलो पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। और आप कह रहे हैं इस घर में फूट है, किस में फूट नहीं है? कांग्रेस गृह युद्ध से जूझ रही है। इन बच्चों ने किसके चक्कर में आए, किसके चक्रव्यूह में आए? इन्होंने परिवार पाड़ के, फूट डाल के खांड का पानी कर दिया और आती हुई सत्ता को ठुकरा दिया। डिप्टी तो डीए होता है, और इन्होंने अपनी राजनीतिक लैप्स कर ली। और अब ऐसे अब उम्मीद है, और ऐसी संभावना जब अलग अलग दल बन जाते हैं तो परिवार की बात नहीं रहती, पार्टी स्टैंड होगी, परिवार की जगह होता है, और विवाह शादियों में इकट्ठे भी हो जाते हैं, पार्टी एक होने की संभावना नहीं है। अब एक दिन पर दिन जनाधार बढ़ता जा रहा है। अब ए पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि ये मर्द आदमी ये बात का धनी है, इसकी जुबान पत्थर की लकीर है। तो आने वाला समय INLD पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का जो गृह युद्ध है ये इसको समाप्त कर देगा। लेकर बैठ गया, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है वो 24 तक समाप्त हो चुका होगा। जी। तो शर्मा जी, आपने बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, बातें बहुत हैं, लेकिन नेक्स्ट इंटरव्यू में बातचीत करेंगे काफ़ी मुद्दों पे आपसे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद हमसे बात। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद भाई का। तो हमारे साथ ये नरेश शर्मा जी, विधायक बादली से मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए थे और बेबाक बातचीत की है। फिर भी आँख में कोई संशय है, अगर आपके कोई क्वेश्चन या पर्सन रह गए हों तो कमेंट में लिख डालिए, अपना फ़ोन उठाइए। नरेश शर्मा से अगर कोई कमेंट या बात पूछनी है, या अगले नेक्स्ट एपिसोड में अगर कोई आपका पर्सन है वो पुटअप करना है या पूछना है, तो आप तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और लिख डालिए। हम आपका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।